हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन मॉडल्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और प्रोसेस मैट्रिक्स को पढ़ा था। इसके अलावा हमने देखा था कुछ साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स होती हैं और एक होता है आपका फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो जो आपकी साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स है और एफपी एनालिसिस है, इसमें से कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इनके कौन सी मैट्रिक्स इनके अंदर यूज होती है, उनके किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो सब हम इस एस्टिमेशन मॉडल में ही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एस्टिमेशन मॉडल का भी मतलब बेसिकली वही है कि आपको क्या करना है, आपके सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एस्टिमेशन मॉडल्स यूज कर रहे हो। तो जो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, उसके अंदर कई सारे एम्पेरिकल मॉडल्स जो होते हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि यूज किए जाते हैं, जिससे कि आप कई सारे जो सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना, उनका एस्टिमेशन कर सको। अब एम्पेरिकल मॉडल का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉडल जो कि कैसे डिराइव होते हैं, आपके पास्ट प्रोजेक्ट के बेसिस पे डिराइव होते हैं। जो भी पास्ट प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस रहे उनके बेसिस पे ड्राइव होते हैं, बट जनरली उनका कोई प्रूफ नहीं होता। उस तरीके के मॉडल्स को कहा जाता है एम्पेरिकल मॉडल। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स और एफपी एनालिसिस के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, उन्हीं को ही हम डिटेल में अब फर्दर लेक्चर्स में आगे पढ़ने वाले हैं। आज वाला जो मेरा फोकस होने वाला है वो है आपका लाइंस ऑफ कोड के ऊपर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो देखो, लाइंस ऑफ कोड पे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगी जो कि बहुत डिटेल में होंगे, जिससे कि आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और सपोज अगर क्वेश्चन भी नहीं आता है, अगर थ्योरेटिकली भी आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें लिखना क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है इस वाले पार्ट में। तो देखो, जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है आपके एम्पेरिकल मॉडल का, ठीक है, एम्पेरिकल मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है जिससे कि एफर्ट कैलकुलेट किया जा सके, वो होता है आपका E इज इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ई वी पावर सी। अब यहाँ पर ई क्या है, ई है आपका एफर्ट, जो किसमें कैलकुलेट होता है, यूनिट क्या होती है, मैन मंथ्स, ठीक है। ए, बी और सी जो है आपके हैं एम्पेरिकल कांस्टेंट्स, और ई वी क्या है आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिससे कि आप क्या करते हो, एफर्ट कैलकुलेट करते हो। अब देखो, जो सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट्स का एस्टिमेशन सीक्वेंस होता है वो बेसिकली एसआरएस का ही सीक्वेंस होता है, जिसमें हमारे पास एसआरएस बनने के बाद हम क्या करते हैं, साइज एस्टिमेशन करते हैं। अब देखो, जो साइज एस्टिमेशन है उसके अंदर आपका एफर्ट एस्टिमेशन भी होता है, और एफर्ट एस्टिमेशन में एक तो ड्यूरेशन एस्टिमेशन होता है और एक होता है आपका कॉस्ट एस्टिमेशन। तो बेसिकली जो आपका साइज एस्टिमेशन है, जो सॉफ्टवेयर का साइज है, वो आप दो डिफरेंट मेजर से एस्टिमेट कर सकते हो। एक मेजर तो होता है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में हम यूज करते हैं एलओसी काउंट, और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम यूज करते हैं एफपी एनालिसिस। तो अगर हम एलओसी एस्टिमेशंस की बात करें, तो देखो, ये एस्टिमेशन जो होता है सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड कब होता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, लाइंस ऑफ कोड को काउंट करना चाह रहे हो। तो जब आपका प्रोग्राम डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, तो ये सॉफ्टवेयर का साइज जो है उसको मेजर करने के लिए बेस्ट माना जाता है। क्योंकि आपका प्रोग्राम डेवलप हो गया है, अब आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट करना है। तो क्योंकि प्रोग्राम डेवलप्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोग्राम को देख के उसके लाइंस ऑफ कोड को काउंट कर सकते हो। तो क्या होता है इस एस्टिमेशन में, क्या होता है, फिजिकली काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, सो वी कैन रिपोर्ट द वैल्यू। जो प्रोग्राम डेवलप हुआ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस है, उनको फिजिकली काउंट कर सकते हैं, ताकि उसको क्या कहा जा सके, उस वैल्यू को रिपोर्ट किया जा सके। और बेसिकली जो यूनिट होती है आपकी साइज की, वो क्या होती है, एलओसी, KLOC, DSI। DSI मीन्स डिलीवरी ऑफ सोर्स इंस्ट्रक्शंस, और KLDSI यानी कि किलो डिलीवरी ऑफ सोर्स इंस्ट्रक्शन। बट जनरली जो आप देखोगे एग्जाम्स में, आपका LOC और KLOC पे ही आता है, बट ये दोनों यूनिट्स भी आपकी साइज की है। तो ये आप ध्यान रखना कि KLOC और LOC के अलावा DSI, डिलीवरी ऑफ सोर्स इंस्ट्रक्शन, भी आपकी जो है साइज की यूनिट है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो डेवलप कौन करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलपर्स डेवलप करते हैं। अब आप ये तो अज्यूम नहीं कर सकते कि आपकी टीम के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं सबकी एफिशिएंसी सेम है, यानी कि सब एक इक्वल लेवल पे स्किल है। कोई डेवलपर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ जो होते हैं इंटरमीडिएटरी होते हैं, यानी कि एवरेज डेवलपर्स होते हैं, और कुछ सपोज एकदम लर्नर है या बिल्कुल बिगिनर है, तो वो लोग अभी उतना ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि किसी भी टीम के अंदर जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो उसके अंदर जो डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन डेवलपर्स की स्किल सेम नहीं होती है। डेवलपर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस डिफरेंट डेवलपर्स आर इन्वॉल्व, सो दैट द डेवलपर स्किल इज रिक्वायर्ड
टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ एलओसी। अब देखो कोई है, सपोज कोई हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है या कोई भी कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, कोई उसको सपोज 5 लाइंस में कंप्लीट कर दे रहा है, कोई इसको 10 लाइंस में कंप्लीट कर रहा है, कोई इसको 15 लाइंस में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि डिपेंड करता है डेवलपर की स्किल्स क्या है, कोडिंग स्किल्स क्या है, उसके बेसिस पे क्या करता है, उस प्रोग्राम को डेवलप करता है। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे डिफरेंट डेवलपर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होता है, ये रिक्वायर है कि आप साइज को जो है एस्टिमेट करो इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, की कोई डेवलपर कितने लाइंस ऑफ कोड लिख रहा है, क्योंकि एलओसी जो है यानी कि जो लाइन ऑफ कोड है वो भी किस पे डिपेंड करता है, स्किल लेवल पे। तो जनरली यहाँ पे जो डेवलपर्स है उनको 3 स्किल्स के बेसिस पे आपने क्या करा है, डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। फर्स्ट होता है एफिशिएंट डेवलपर्स, एवरेज डेवलपर्स एंड पुअर डेवलपर्स, ठीक है। एफिशिएंट डेवलपर्स जो कि एक डेवलप्ड कोड कैसा लिखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि कम से कम लाइंस ऑफ कोड में वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एवरेज वाले कैसे लिखेंगे, मोस्ट लाइकली, जो कि जनरली मतलब समझ लीजिए एवरेज एक डेवलपर होता है वो लिखता है। और पुअर डेवलपर या फिर जो होते हैं कम स्किल वाले डेवलपर्स हैं, वो किस तरीके का कोड लिखेंगे, पेसिमिस्टिक, ठीक है, यानी कि उसमें लाइंस ऑफ कोड ज्यादा होंगे, ठीक है। तो स्किल लेवल के बेसिस पे क्या होगा, आपके कोड जो डेवलप्ड कोड है उसको आप यहाँ पे क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो कि आपका कोड जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली है या पेसिमिस्टिक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम तो एफिशिएंट ही मान के चलेंगे, है ना, यानी कि हम तो यही मान के चलेंगे कि हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक ही डेवलपर्स हैं सारे और हमारा जो डेवलप्ड कोड है वो ऑप्टिमिस्टिक है। पर देखो ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आप एफिशिएंट डेवलपर्स ही हायर करोगे, सपोज आपको 10 डेवलपर्स चाहिए आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपने 10 के 10 जो है एफिशिएंट कर लिए, तो उससे क्या होगा, आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाएगी। उनको आपको उतने ही उनके स्किल के बेसिस पे उतनी ही सैलरी पे करनी होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आइडियल केस ही मान के चले कि हमारे पास हमेशा एफिशिएंट डेवलपर्स ही होंगे। आपके पास हो सकता है जैसे कई होते हैं ना, जैसे कुछ लोग इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं कंपनी के अंदर, तो उनको भी आप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व करते हो, तो वो एक तरीके से एज अ बिगिनर होते हैं। तो कई बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो किस तरीके का कोड जनरेट करते हैं, पेसिमिस्टिक। या फिर जिन लोगों को 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो किस तरीके का कोड जनरेट करते हैं, मोस्ट लाइकली। और कुछ लोग जो उनको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके का कोड जनरेट करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। तो बेसिकली जब जो एक सॉफ्टवेयर टीम बनती है वो इन सबके कॉम्बिनेशन से बनती है। आप ये आइडियल केस नहीं मान के चल सकते कि हम हमेशा सिर्फ एफिशिएंट डेवलपर्स को ही लेंगे। इसलिए क्या होता है, जब आप सॉफ्टवेयर का एक्चुअल जो साइज एस्टिमेट करते हो, ठीक है ना, वो कौन से फॉर्मूले से होता है, जो सॉफ्टवेयर का साइज होता है वो क्या होता है, एस ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 एस मोस्ट लाइकली प्लस एस पेसिमिस्टिक। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सारे पुअर ले लेने हैं या सारे एफिशिएंट ले लेने हैं। जनरली माना जाता है कि एवरेज केस ही हम मान के चलते हैं। तो हम मानते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर टीम जो है, उसके अंदर मोस्टली किस तरीके के डेवलपर है, एवरेज टाइप के डेवलपर है, और कुछ एफिशिएंट है और कुछ आपकी क्या है, पेसिमिस्टिक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर साइज को एस्टिमेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, एस ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 एस मोस्ट लाइकली प्लस एस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। तो देखो अब ये क्वेश्चन करते हैं और उससे हम देखते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर का साइज कैलकुलेट किया जाता है, एफर्ट कैलकुलेट किया जाता है, डेवलपमेंट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ 4600 एस ऑप्टिमिस्टिक, 6900 एस मोस्ट लाइकली एंड 8600 एस पेसिमिस्टिक। ये क्या दे रखा है, ये लाइंस ऑफ कोड की वैल्यूज दे रखी हैं कि कितने लाइंस ऑफ कोड लिखे गए, एफिशिएंट डेवलपर ने कितने लाइंस ऑफ कोड लिखे, पेसिमिस्टिक ने कितने लिखे और मोस्ट लाइकली ने कितने लिखे। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या एक्सपेक्टेड साइज होगा सॉफ्टवेयर का। तो देखो ये फॉर्मूला तो हमने इस इक्वेशन 1 में देखा ही है। तो इसको तो सिंपली क्या करना है, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो एस इक्वल टू आपने रखा 4600 प्लस 4 इंटू 6900 प्लस 8600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6। ये 6 क्यों हुआ, देखो 4 प्लस 1 दैट इज 6, इसलिए आ जाएगा आपका एवरेज। एक तरीके से एक्सपेक्टेड साइज कितना हो जाएगा, 6800 एलओसी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व 2 मैन ईयर्स। 2 मैन ईयर्स बेसिकली क्या है, एफर्ट दे रखा है आपको, ठीक है ना। देखो 2 मैन ईयर्स ऑफ द एफर्ट, देन व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी रेट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोडक्टिविटी रेट कैलकुलेट करनी है। तो देखो प्रोडक्टिविटी रेट बेसिकली क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो है डेवलप हो रहे हैं इन 1 मैन मंथ एफर्ट, ठीक है। हमको एफर्ट कितना दे रखा है, 2 मैन ईयर्स। 2 मैन ईयर्स को अगर हम देखें मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 दैट इज
24 मैन मंथ। तो 24 मैन मंथ्स जो है मिलके कितने लाइंस ऑफ कोड जनरेट कर रहे हैं? एस्टिमेट साइज हमने सॉफ्टवेयर का निकाल लिया, कितना है 6800। तो 24 मैन मंथ जो है वो कितना आपका एलओसी प्रोड्यूस कर रहे हैं 6800 एलओसी। तो 1 मैन मंथ कितना करेगा? सिंपल है, 1 मैन मंथ कितना हो जाएगा 6800 एलओसी डिवाइडेड बाय 24 और यही आपकी क्या हो जाती है प्रोडक्टिविटी रेट। तो देखो प्रोडक्टिविटी रेट का फॉर्मूला क्या है, कितना एस्टिमेटेड साइज था, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर का, डिवाइडेड बाय आपका कितना एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो 6800 डिवाइडेड बाय 24 आप करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो कितना आ जाएगा 283.33 और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी एलओसी डिवाइड पर मैन मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट ड्यूरेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव 5 मंथ, ठीक है, देन व्हाट इज द एवरेज मैनिंग। इसका मतलब ये है कि हमारा एफर्ट कितना लगना है 24 मैन मंथ लगना है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम का डेवलपमेंट है उसका ड्यूरेशन कितना है 5 मंथ्स, ठीक है। तो एवरेज मैनिंग यानी मैन पावर हमें कितने डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैन पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफर्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। एफर्ट आपको दे रखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर 24 मैन मंथ था आपका एफर्ट, ठीक है। मैन ईयर था, इसको मैन मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमको ड्यूरेशन किस में दे रखी है मंथ में दे रखी है। तो 24 मैन मंथ डिवाइडेड बाय 5 मंथ्स, तो मंथ से मंथ कैंसिल हो जाएगा और इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4.8, ठीक है ना। अब देखो 4.8 डेवलपर्स तो आप ले नहीं सकते तो इसको राउंड फिगर में कितना हो जाएगा ये आपका 5 डेवलपर्स, ठीक है। तो आपको कितने डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 5 डेवलपर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको आपके सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट 5 मंथ में कंप्लीट करना है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और क्या बन सकता है इसमें क्वेश्चन, if the software development cost is estimated as $2500 per man month, ठीक है ना, पर मैन मंथ कितनी दे रखी है $2500, देन व्हाट इज द डेवलपमेंट कॉस्ट। तो देखो डेवलपमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपको क्या दे रखी है डेवलपमेंट कॉस्ट पर मैन मंथ दे रखी है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा टोटल डेवलपमेंट एफर्ट कितना लग रहा है तो हमको क्या मिल जाएगी डेवलपमेंट कॉस्ट मिल जाएगी। तो डेवलपमेंट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेवलपमेंट एफर्ट कितना लग रहा है मल्टीप्लाई बाय डेवलपमेंट कॉस्ट पर मैन मंथ। तो देखो डेवलपमेंट एफर्ट हमें दे रखा था कितना है 24 मैन मंथ और डेवलपमेंट कॉस्ट पर मैन मंथ कितनी दे रखी है $2500। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा $60,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपके लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप प्रोडक्टिविटी रेट पूछ सकते हैं, मैन पावर पूछ सकते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट पूछ सकते हैं, एफर्ट कितना लग रहा है वो पूछ सकते हैं, आपका सॉफ्टवेयर का एस्टिमेटेड साइज कितना होगा वो पूछ सकते हैं। तो जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जिससे हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, a company needs to develop a strategy for a software system in which 2 languages are planned, ठीक है, L1 and L2. The LOC developed using by L2 is estimated to be the twice of LOC developed using the L1, यानी कि अगर L1 जो है X LOC डेवलप कर रहा है तो L2 कितनी डेवलप कर रहा है 2 into X, ठीक है ना, that is 2X। ये कह रहा है कि LOC जो L2 के द्वारा डेवलप की जा रही है वो ट्वाइस है किसकी L1 की। तो अगर L1 अगर X है तो L2 कितनी हो जाएंगी 2X हो जाएंगी, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स है जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे, तो वेरियस पैरामीटर्स आर शोन बिलो। फर्स्ट क्या दे रखा है मैन ईयर्स रिक्वायर फॉर डेवलपमेंट। तो मैन ईयर्स का मतलब क्या हो गया बेसिकली एफर्ट हो गया। एफर्ट आपको दे रखा है कितना दे रखा है L1 के लिए दे रखा है LOC बाय 10,000 और L2 के लिए दे रखा है LOC बाय 10,000, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर मैन ईयर, डेवलपमेंट कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 10 लाख है और इसकी L2 की कितनी है 7,50,000। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है यहाँ पे है 1 लाख, ठीक है, पर ईयर और यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर कितनी है 50,000। मेंटेनेंस पीरियड कितना है L1 का मेंटेनेंस पीरियड है 5 ईयर और इसका भी है 5 ईयर। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स बोथ डेवलपमेंट कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो आपको दो कॉस्ट दे रखे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट और मेंटेनेंस और यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि जब आप प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट निकालोगे ना तो उसके अंदर आपको दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करना है, डेवलपमेंट कॉस्ट को भी एज वेल एज योर मेंटेनेंस कॉस्ट को भी, ठीक है। ये आपको अभी पर ईयर दे रखी है, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। What is the LOC developed in L1, ठीक है ना, यानी कि X in which the total cost of the project using L1 is equal to the total cost of the project using L2। यानी कि आपके X की वैल्यू कितनी हो कि L1 में जितनी कॉस्ट लग रही है ना उतनी ही आप में आपकी L2 में भी लग रही हो। यानी कि जो प्रोजेक्ट है अगर आप उसको L1 लैंग्वेज से डेवलप कर रहे हो
तो जो कॉस्ट आ रही है वो सेम होनी चाहिए अगर आप उस प्रोजेक्ट को L2 लैंग्वेज से डेवलप कर रहे हो। तो हमें फाइंड आउट करना है कि X के अंदर हमारी कितनी लाइंस ऑफ कोड होनी चाहिए ताकि दोनों की कॉस्ट सेम रहे। तो यहाँ अज्यूम करके चलते हैं LOC L1 के X मानते हैं, तो ये हमने आगे क्वेश्चन में देख लिया था कि LOC जो होगी L2 की कितनी मान रहे हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ X, ठीक है ना, यानी कि L2 लैंग्वेज में डबल LOC लग रही है L1 के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे हमको एक कंडीशन दे रखी है कि जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की यूजिंग लैंग्वेज L1 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूजिंग L2। हमें ये कंडीशन मान के चलनी है, तब हम X की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास एक ही वेरिएबल की जो है मिसिंग है, एक ही वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन चाहिए जिससे हम इसको सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो टोटल कॉस्ट है वो उसमें क्या आ रहा है, डेवलपमेंट कॉस्ट भी आ रही है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ रही है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखो डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है आपकी, मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट कॉस्ट होगी एफर्ट कितना लग रहा है एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर मैन ईयर, यानी कि यहाँ पे कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन ईयर्स में आपको एफर्ट दे रखा है और यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट दे रखी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डेवलपमेंट कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा LOC बाय 10,000। LOC अब हमारी कितनी हो गई है, L1 के लिए हो गई है X और इसके लिए कितनी हो गई है 2X। तो हम यहाँ पे X और 2X ही यूज करेंगे। तो X बाय 10,000 इंटू 10 लाख और L2 के लिए क्या हो जाएगी 2X बाय 10,000 इंटू 7,50,000। तो ये देखिए ये आपके आ गई डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पे दोनों की, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखो हर साल कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, और मेंटेनेंस पीरियड कितना है 5 साल, यानी कि 5 साल तक हमको मेंटेनेंस कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 साल की अगर 1 लाख है तो 5 साल के लिए कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1 लाख, तो दैट इज 5 लाख, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 इंटू 50,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2,50,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, इधर हो जाएगी 5 लाख और इधर हो जाएगी 2,50,000। अब बस सिंपल है, अब देखिए अब आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5,000। ये सिंपल है, देखो एक वेरिएबल ही मिसिंग है और आपको एक इक्वेशन मिल रखी है, तो एक इक्वेशन से सफिशिएंटली आप क्या कर पाओगे, इस मिसिंग वेरिएबल को फाइंड आउट कर पाओगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5,000। अब क्योंकि देखो L1 की LOC कितनी है 5,000, तो L2 की LOC कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि L2 के अंदर जो लाइंस ऑफ कोड लग रहे हैं वो डबल है आपके लैंग्वेज L1 के, तो इसकी कितनी हो जाएगी 10,000, ठीक है ना। तो ये 5,000 हो गई और ये कितनी हो गई 10,000। अब सिंपल क्या करना है, ये तो आपने LOC निकाल दी, ठीक है ना। वैसे आपसे सिर्फ LOC पूछी गई थी, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, इस LOC की हेल्प से एफर्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो एफर्ट की वैल्यू कितनी थी LOC डिवाइडेड बाय 10,000 और इसकी भी LOC डिवाइडेड बाय 10,000। तो LOC आपने x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5,000 और 2x की कितनी हो जाएगी 10,000। तो यहाँ पे कितना लगेगा आपका, ये देखिए 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो 0.5 मैन ईयर्स, ठीक है। अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा एफर्ट 6 मैन मंथ्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर L2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 मैन ईयर यानी कि 12 मैन मंथ्स, ठीक है। एफर्ट देखो जस्ट डबल लग रहा है ना, क्योंकि लाइंस ऑफ कोड भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एफपी एनालिसिस, इसमें भी हम इसको न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। तो आज वाला आई होप आपको जो डायरेक्ट मेजरमेंट है सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन का वो समझ में आया होगा। इन दोनों न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा और आपको ईजी हो जाएगा। बाकी तो हम एमसीक्यूज में और कोशिश करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल ले ले, जो छोटे टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, वो हम देखेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है इतना सारा आंसर लिखना। So that's it for this lecture. Thank you.